हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जेनेटिक्स के अंदर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आपको, एंड डेट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? सहलग्नता, संलग्नता व जीन विनिमय। ये दोनों टॉपिक एक साथ चलते हैं ना। पहले संलग्नता पढ़ेंगे और फिर जीन विनिमय पढ़ेंगे। और क्वेश्चन की पूरी पूरी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ से पूछने की। अब याद रखना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मेंडल की जो वंशागति के नियम है ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल ऑन बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। क्या कहा मैंने? मेंडल के जो वंशागति के नियम है वो जीन्स के ऊपर और क्रोमोसोम्स के ऊपर लागू होते हैं, दोनों के ऊपर लागू होते हैं। एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण के वक्त, राइट। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स at the time of gamete formation, maternal and paternal chromosomes are independently maternal and paternal chromosomes are independently distributed to gametes and along with chromosomes, genes are also distributed independently. बात समझ में आ रही है? मैं वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं वो जीन्स के ऊपर और गुणसूत्र के ऊपर, दोनों के ऊपर लागू होते हैं। युग्मक निर्माण के वक्त में मात्रक गुणसूत्र मतलब माता के गुणसूत्र और पैतृक गुणसूत्र पैटर्नल क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वितरित हो जाते हैं किसमें? गैमेट्स के अंदर। और आप जानते हो कि जब क्रोमोसोम्स जाएंगे कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर गैमेट्स के अंदर, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन प्रेजेंट होती है? जीन्स होती है। तो वो जीन्स भी डिस्ट्रीब्यूट होकर और कहाँ पर चली जाएगी? गैमेट के पास में चली जाएगी। क्लियर है? अब याद रखना, बहुत खास बात लिख रहा हूं, याद रखो, जीन्स फाउंड ऑन, ये पहले भी मैंने लिखा था स्टेटमेंट, सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। समझना, अभी लिंकेज को बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वे सहलग्नता दर्शाते हैं। सहलग्नता का मतलब क्या होता है? साथ साथ। और जीन्स फाउंड ऑन different chromosome show independent assortment। है ना?
और जीन्स जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, वे स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। याद रखोगे? ठीक है। जीन्स जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, क्या कहा मैंने? जीन्स जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं वे स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं, और जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वे संलग्नता दर्शाते हैं। क्लियर? नाउ अब बेटसन व पुनेट ने बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस में बताया, लेथाइरस क्या होता है? स्वीट पी, गार्डन पी नहीं है ये, है ना, पाइजम सेटाइवम नहीं है ये, स्वीट पी है। बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस में बताया कि दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाती। बात समझ में आ रही है? बेटसन एंड पुनेट worked on Lathyrus and said that the two pairs of alleles do not show independent assortment. Batson and Punnett worked on Lathyrus and showed that two pairs of alleles do not show independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शा रही है, मतलब संलग्नता दर्शा रही होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत मजा आएगा आगे लास्ट में, है ना, क्योंकि आपको मैं लिंकेज को ग्रास रूट लेवल से पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। तो बेटसन व पुनेट ने वर्क किया किसके ऊपर? लेथाइरस के ऊपर, एंड शोड दैट टू पेयर्स ऑफ एलील्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अब आगे की चीज पढ़ें उससे पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक होता है सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन, जीनों की सिस व्यवस्था। जीनों की सिस व्यवस्था क्या होती है? टू डोमिनेंट जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। जब दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो उसे सिस अरेंजमेंट कहते हैं। ऐसे जैसे ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, है ना। और ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन, ट्रांस अरेंजमेंट कैसा होता है? ऐसा ए बी ए और बी, देख रहे हो? मतलब ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर क्या हो रहा है? टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। टू डोमिनेंट जीन्स
not found on two dominant genes are found not found on same chromosome. जब दो डोमिनेंट जीन, दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर ना पाई जाए, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। और सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? दो डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं। दो डोमिनेंट जीन जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट। तो टू डोमिनेंट जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम और टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। तो ये तो ट्रांस है और ये क्या हो गया? सिस। अब आप ये देखते हैं। नाउ बेटसन एंड पुनेट एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? कपलिंग एंड रिपल्शन एक्सपेरिमेंट था। कपलिंग एंड और रिपल्शन एक्सपेरिमेंट, कपलिंग एंड रिपल्शन एक्सपेरिमेंट था। जब तक आपको बेटसन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको लिंकेज फिनोमिनन कभी समझ में आ ही नहीं सकता है। गलती क्या करते हैं लोग? लिंकेज को डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी भी समझ में नहीं आएगा। लिंकेज की क्या मूल भावना है, लिंकेज क्या है, उसको समझने की। लिंकेज का मतलब होता है साथ साथ। लिंकेज का मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो बेटसन और पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट है वो कपलिंग एंड रिपल्शन एक्सपेरिमेंट है। ये युग्मन है, युग्मन, और ये क्या है? प्रतिकर्षण है। ठीक है। अब सबसे पहले हम कपलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। अब कपलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? BBLL क्रॉस्ड विथ स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। ये पेरेंट्स लिए उसने, बेटसन और पुनेट ने। ये क्या है? ये क्या है? ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी को क्रॉस किया रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड पोलन वेराइटी से। तो ये अरेंजमेंट कैसा है भाई? ये अरेंजमेंट कैसा है? सिस अरेंजमेंट है। ये सिस अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि टू डोमिनेंट जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम, है ना? ये क्या है? टू डोमिनेंट जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। ये देखो, टू डोमिनेंट जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। टू डोमिनेंट जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। Two dominant genes are found on same chromosome। तो गैमेट्स बनाओ इसके B और L, राइट? ये सिस अरेंजमेंट है। और ये क्या है? स्मॉल b और स्मॉल l, दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन बन जाएगी। कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। ये F1 जनरेशन है। इसका नाम क्या होगा? ब्लू लॉन्ग। इतना तो सब जानते हैं। ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, तो ब्लू लॉन्ग। अब क्या करो? टेस्ट क्रॉस करो। तो स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। टेस्ट क्रॉस के अंदर आप इतना तो सब जानते हो कि टेस्ट क्रॉस के अंदर आप प्रभावी पैतृक से क्रॉस करते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस कर दिया। आप टेस्ट क्रॉस कर दिया तो आप कैसी निकलेगी? F2 जनरेशन कैसी निकलेगी? तो इसके बनाओ गैमेट, कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l क्रॉस्ड विथ, इसका क्या बनेगा? एक स्मॉल b स्मॉल l। अब क्रॉस करो इसको इससे, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, इसको कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l, स्मॉल b स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। ठीक है। अब नाम दे देते हैं इसका। ये क्या है? ब्लू लॉन्ग। ये क्या होगा? ब्लू स्मॉल l किसके लिए? राउंड, ब्लू राउंड। स्मॉल b ये क्या है? रेड, और l किसके लिए? लॉन्ग, रेड लॉन्ग। और ये क्या है? रेड एंड राउंड,
अब समझना भाई, ये F2 जनरेशन निकली। अब जो ओरिजिनल जो क्रॉस निकाला था, वो इस क्रॉस का जो रिजल्ट निकाला था वो क्या था, राइट? वो देखो यहां पर उन्होंने जो निकाला 7:, रेशियो जो निकला 1:1:7। बहुत ध्यान से समझना, लिंकेज को यदि समझना चाहते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब इसको मैंने इंसर्कल कर दिया, इसको भी इंसर्कल कर दिया, और यहां पर ये क्या लिख दिया, पैतृक संयोजन। पैतृक संयोजन समझ जाओगे, इंग्लिश में लिखे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बताओ पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया था ब्लू लॉन्ग, और ये भी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है रेड राउंड, तो ये भी क्या है, पैतृक संयोजन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या मैंने ब्लू राउंड लिया था क्या? नहीं, मैंने तो ब्लू लॉन्ग लिया था। क्या मैंने रेड लॉन्ग लिया था क्या? नहीं, मैंने तो रेड लॉन्ग लिया था। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जानते हो ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट्स। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब पुनर्संयोजी, नए कॉम्बिनेशन है, नए संयोजन है। ब्लू राउंड थोड़ी लिया था मैंने, तो ब्लू लॉन्ग लिया था, राइट? मैंने रेड लॉन्ग थोड़ी लिया था, मैंने तो रेड लॉन्ग लिया था, राइट? तो यहां पर ये रेशो आया, तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1:1:1 के स्थान पर 7:1:1:7 आया। यही है भाई, मेंडल सही था। मेंडल यदि सही था तो ये रेशो आना चाहिए था 1:1:1:1, लेकिन आया क्या, 7:1:1:7। नाउ ध्यान से सुनना, नाउ according to Batson Punnett, according to Batson and Punnett, when two dominant genes enter from same parent, they try to remain together. This tendency was called, this tendency was called coupling. इस टेंडेंसी को क्या कहा, कपलिंग कहा। समझ में आ रहा है भाई? क्या कहा, जब दो प्रभावी जीन, इसी का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश को बैटसन और पुनेट ने क्या कहा, युग्मन कहा, कपलिंग कहा। इस कोशिश को क्या कहा, कपलिंग कहा। ये क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस तो पढ़ लिया, लेकिन इस क्रॉस में अभी तक मैंने लिंकेज का नाम तक नहीं लिया है, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पैतृक संयोजन ज्यादा आ रहे हैं, अरे 16 में से 14 तो पैतृक संयोजन है। तो जब पैतृक संयोजन ज्यादा आते हैं तो समझ लो कि लिंकेज हो रहा है। पैतृक संयोजन ज्यादा आ रहे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है। अब वो बात अलग है कि बैटसन और पुनेट इसको लिंकेज नहीं कह पाए थे, उन्होंने इसको क्या कहा था, कपलिंग कहा था। आप ये बात तो तय है कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या ज्यादा, पीसी ज्यादा, समझ जाओगे, पीसी ज्यादा कितने, 14, और आरसी रिकॉम्बिनेशन कम, कितने, 2,
आप एक बात बताओ, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो साथ में रहने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ब्लू एंड लॉन्ग जब एक ही पेरेंट से प्रवेश कर रहे हैं तो साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये देखो, यहाँ पर मुझे ब्लू लॉन्ग कितना है, 7 है। जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो साथ में रहने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ये क्या था, कपलिंग, साथ में रहने की टेंडेंसी। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और वो आते हैं रिपल्शन एक्सपेरिमेंट। अभी कौन सा आ रहा है, रिपल्शन एक्सपेरिमेंट, प्रतिकर्षण प्रयोग, प्रतिकर्षण प्रयोग, रिपल्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिपल्शन एक्सपेरिमेंट, प्रतिकर्षण प्रयोग। अब की बार उन्होंने क्या किया, बैटसन और पुनेट ने कैपिटल बी और कैपिटल एल को अलग कर दिया। मतलब ट्रांस अरेंजमेंट ले लिया, ट्रांस अरेंजमेंट ले लिया, जीन्स की ट्रांस अरेंजमेंट ले लिया। ये जीन्स का ट्रांस अरेंजमेंट है, ये सुनो, दो डोमिनेंट जीन को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, ब्लू है ना, और ये क्या था, लॉन्ग। और ये देखो, स्मॉल एल किसके लिए था, राउंड, और ये किसके लिए था, राउंड और रेड के लिए था। तो ये तो राउंड और रेड। स्मॉल एल किसके लिए, राउंड, और ये रेड। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ट्रांस अरेंजमेंट हो गया। ये पेरेंट्स हैं। अब गैमेट्स, अब क्रॉसिंग की, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये F1 जनरेशन। क्या नाम देंगे, ब्लू एंड लॉन्ग। अब टेस्ट क्रॉस कर दो, रिसेसिव पेरेंट से करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैंने यहाँ से ये चीज़ उतारी थी यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करने के लिए। रिसेसिव मतलब टेस्ट क्रॉस के अंदर रिसेसिव पेरेंट से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस करो, कैपिटल बी कैपिटल एल, गैमेट बनाओ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल, और स्मॉल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। अब क्रॉस करो, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। अब नाम दो ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग। डिफरेंस देखना, दिमाग लगाना, बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा आपको। और ये क्या है, रेड और स्मॉल एल किसके लिए होता है, राउंड। आपकी बार जो रेशियो निकला उनका वो था 1:7:1। यहाँ पर देखिएगा रेशियो निकाला उन्होंने 7:1:1:7। यहाँ क्या निकला, रेशियो 1:7:7:1। अच्छा, ब्लू राउंड ऊपर लिया था और रेड लॉन्ग लिया था, रेड लॉन्ग। तो ये दोनों तो क्या हो गए, पैतृक संयोजन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 14। और ब्लू लॉन्ग लिया था क्या मैंने, नहीं। तो ये क्या हो गया भाई, पुनर्संयोजन। और ये भी क्या था, पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन यहां पर कितने हैं, 2।
मतलब यहाँ पर भी एक बात तो तय है कि पैतृक संयोजन क्या है, ज़्यादा है। मतलब हमने भले ही अभी तक लिंकेज का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बात तो तय है कि हम लिंकेज फिनोमिनन को पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पैतृक संयोजन क्या है, ज़्यादा, और रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला, व्हेन, देखो डिफरेंस देखना, व्हेन टू डोमिनेंट genes are coming from different parent, they try to, देखिए ध्यान दीजिएगा, they try to remain separate. This tendency is called repulsion. This tendency is called repulsion. जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृकों से प्रवेश करते हैं तो वे पृथक रहने की कोशिश करते हैं। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। एक बात बताओ, जब आपने ये दो प्रभावी जीन को अलग अलग कर दिया तो वो अलग अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ब्लू लॉन्ग यहां पर केवल मात्र एक आया। और यहां पर जब आपने दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से एंटर कर रहे हैं तो वो साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्लू लॉन्ग कितने आए, 7 आए। समझ में आ रहा है? जबकि यहाँ पर अलग कर दिया तो ये ब्लू लॉन्ग क्या आ गए, यहाँ पर कम आए। तो जब दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से प्रवेश करते हैं तो वो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। इस टेंडेंसी को क्या कहा, रिपल्शन कहा। ठीक है, रिपल्शन। और रिपल्शन के अंदर रेशियो क्या आता है, 1:7:7:1 है ना। मेंडल का रेशियो क्या था, मेंडल का रेशियो डाइहेब्रिड टेस्ट कोस रेशियो जो था वो कितना था, 1:1:1:1 था। यदि मेंडल सही था तो रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रेशियो आया 1:7:7:1। दोनों क्रॉस हो गए, बात खत्म। बेटसन और पुनेट, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेटसन और पुनेट ने नाम तक नहीं लिया लिंकेज का, है ना। तो याद रखना, बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट में, बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग व रिपल्शन में एक चीज कॉमन है। बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग व रिपल्शन में एक चीज कॉमन है। बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग व रिपल्शन में एक चीज कॉमन है कि दोनों में ही पैतृक संयोजन, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। दोनों में ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं, ज्यादा उत्पन्न। यही तो हम चाहते हैं भाई। लिंकेज का मतलब ही यही होता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ज्यादा उत्पन्न होना और रिकॉम्बिनेशन का कम उत्पन्न होना, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं क्रॉसिंग ओवर से, जीन विनिमय से। ठीक है, तो बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग व रिपल्शन में एक चीज कॉमन है कि दोनों में ही पैतृक संयोजन क्या आ रहे हैं, ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। आपने चाहे कपलिंग का एक्सपेरिमेंट देखा
या रिपल्शन का देखा, दोनों में ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा और यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बेटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट के बाद में एक साइंटिस्ट आए टीएच मॉर्गन ने बताया कि कपलिंग एंड रिपल्शन आर द two aspects of a single phenomenon called linkage। देखो ध्यान दीजिएगा, टीएच मॉर्गन ने बताया कि कपलिंग एंड रिपल्शन आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल फिनोमिनन। मतलब मॉर्गन के अनुसार युग्मन व प्रतिकर्षण एक ही फिनोमिनन के दो पहलू हैं, राइट। टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल फिनोमिनन, राइट, कॉल्ड एज लिंकेज। तो टीएच मॉर्गन ने क्या बता दिया, उन्होंने कहा अलग अलग क्यों पढ़ने की जरूरत है। लिंकेज के लिए उन्होंने कहा, संलग्नता के लिए टीएच मॉर्गन ने कहा संलग्नता इज इक्वल टू कपलिंग प्लस रिपल्शन। उन्होंने कपलिंग और रिपल्शन दोनों के लिए एक ही वर्ड दे दिया और वो क्या है, संलग्नता। बेटसन और पुनेट कभी भी लिंकेज वर्ड नहीं दे पाए थे, लिंकेज वर्ड टीएच मॉर्गन ने दिया। मतलब उसने कहा कि भाई युग्मन हो चाहे प्रतिकर्षण हो, ये एक ही सिक्के के तो दो पहलू है। भाई दोनों के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं ना, तो हम पागल थोड़ी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टीएच मॉर्गन ने कहा जब हम चाहते हैं, जब हम लोग लिंकेज का फिनोमिनन पढ़ रहे हैं, और लिंकेज का फिनोमिनन का मतलब ये होता है कि जीन्स, लिंकेज का मतलब होता है कि जीन्स के साथ साथ वंशागति होना। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दोनों में ज्यादा आ रहे थे ना, तो लिंकेज हो रहा है ना। तो टीएच मॉर्गन ने बताया कि लिंकेज इज इक्वल टू कपलिंग प्लस रिपल्शन, राइट। मतलब दोनों में ही क्या होते हैं, पैतृक संयोजन ज्यादा उत्पन्न होते हैं, राइट। दोनों में ही पैतृक संयोजन क्या होते हैं, पैतृक संयोजन ज्यादा उत्पन्न होते हैं। दोनों में ही पैतृक संयोजन क्या होते हैं, ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो बस मॉर्गन ने इन दोनों को मिलाकर मतलब कपलिंग और रिपल्शन को एक सिरे से नकार दिया और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, लिंकेज का। अब लिंकेज को डिफाइन कैसे करेंगे, लिंकेज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता, द टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल combination to live together, which is expressed in low frequency of recombinants। बहुत ध्यान से समझना, लिंकेज की डेफिनेशन है, सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन है। लिंकेज का फिनोमिनन क्या कहता है, टेंडेंसी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टुगेदर, है ना। संलग्नता क्या है, संलग्नता पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति है। संलग्नता पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति है ना, पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति, जिससे पुनर्संयोजियों की आवृत्ति कम से कम उत्पन्न होती है।
अभी आपने कपलिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था, रेशियो आया था 7:1:1:7। बताओ 1:1 रिकॉम्बिनेशन थे ना, पुनर्संयोजन 1:1 थे, कम थे लेकिन थे तो सही। और अभी जब एक और रेशियो पढ़ा था तो अपने उसमें पढ़ा था 1:7:7:1, तो उसमें भी पैतृक संयोजन ज़्यादा थे। तो संलग्नता का मतलब होता है पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति, जिससे पुनर्संयोजन की आवृत्ति कम से कम उत्पन्न होती है। द टेंडेंसी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टुगेदर विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, लिंकेज फिनोमिनन से पैतृक संयोजन उत्पन्न होते हैं। पैतृक संयोजन पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर बोले तो जीन विनिमय, जो आज पढ़ेंगे अपने, तभी तो टॉपिक का नाम क्या था अपने, जीन विनिमय और संलग्नता। जीन विनिमय से पुनर्संयोजी नए संयोजन रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं। क्या कहा मैंने, क्रॉसिंग ओवर से पुनर्संयोजी उत्पन्न होते हैं, रिकॉम्बिनेट्स उत्पन्न होते हैं, लिंकेज फिनोमिनन से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस उत्पन्न होते हैं, क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस उत्पन्न होते हैं। तो ये बात तो तय है कि संलग्नता का मतलब क्या होता है। संलग्नता का अर्थ क्या है, संलग्नता का अर्थ होता है जीनों की साथ साथ वंशागति का होना, जीनों के साथ साथ वंशागति का होना, जीनों के साथ साथ वंशागति का होना। क्या कहा मैंने, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना संलग्नता है। जो जीन संलग्नता दर्शाती है, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना क्या कहलाता है, संलग्नता कहलाता है। नौ याद रखो, जब बात संलग्नता की हो रही है तो सहलग्न समूह के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप। नौ एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले समस्त जीन, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले समस्त जीन, है ना। All the genes found on a single chromosome constitute a linkage group। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले समस्त जीन मिलकर सहलग्न समूह का निर्माण करते हैं। सहलग्न समूह का मिलकर एक सहलग्न समूह का निर्माण करते हैं। All the genes found on a single chromosome constitute a linkage group। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले समस्त जीन मिलकर एक संलग्न समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, यूकैरियोट्स में, भूलना नहीं, यूकैरियोट्स में सहलग्न समूहों की संख्या
अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है ना। इन यूकेरियोट्स नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप is equal to haploid number of chromosome। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? गुणसूत्र का एक सेट। अरे गुणसूत्र के एक सेट को हैप्लॉइड कहते हैं ना, तो उसके ऊपर जितने भी जीन होगी वो क्या बनाएगी? एक लिंकेज को बनाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा ऑर्गेनिज्म, यहां पर लिखा डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर लिखा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहां लिखा लिंकेज ग्रुप, है ना। तो अब मान लो ऑर्गेनिज्म लिखा पाइजम सेटाइवम, है ना, मटर। तो 2n इजिकल टू कितना होता है? 14। तो n इजिकल टू कितना होता है? 7। तो यूकेरियोट्स में संलग्न समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन होंगे वो सब मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। तो n इजिकल टू 7 है, तो लिंकेज ग्रुप भी कितना हो जाएगा? 7। नाउ मेज 2n इजिकल टू 20 है, तो n इजिकल टू क्या हो गया? 10। तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया? 10। मान लीजिए फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, तो 2n इजिकल टू 8, n इजिकल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4, है ना। तो ये चीज़ अपने को बस ध्यान रखनी है कि यूकेरियोट्स में संलग्न समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। संलग्न समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, याद रखना प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ऑलवेज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 1। मतलब कि प्रोकैरियोट्स में संलग्न समूहों की संख्या 1 के बराबर होती है। 1 के बराबर होती है। क्यों भाई 1 के बराबर क्यों होती है? तो उसका कारण है कि याद रखना प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम ही होता है। प्रोकैरियोट्स है, रीजन बताता हूँ। प्रोकैरियोट्स है सिंगल क्रोमोसोम, तो जब क्रोमोसोम के अंदर प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम पर मिलने वाली सारी जीन्स मिलकर एक संलग्न समूह बनाती है, तो एक ही तो होगा ना संलग्न समूह। प्रोकैरियोट्स है सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स में कभी भी मल्टीपल क्रोमोसोम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 1। प्रोकैरियोट्स में संलग्न समूह की संख्या 1 के क्या होती है? बराबर होती है। प्रोकैरियोट्स में संलग्न समूह की संख्या 1 के बराबर होती है, याद रखोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना संलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। जीनों के बीच की दूरी मतलब सीधी सी बात है कि जीनों के बीच दूरी ज्यादा तो संलग्नता कम, है ना। जीन्स के बीच दूरी
जीन्स के बीच दूरी ज्यादा तो सहलग्नता कम, और जीन्स के बीच दूरी कम तो सहलग्नता ज्यादा। समझ में आ रहा है? मानो कि ये गुणसूत्र है, मानो कि ये गुणसूत्र है और उसके ऊपर ये सब जीन्स है, ए बी सी डी ई एफ। तो जीन्स के बीच की दूरी, तो मान लीजिए ए और बी के बीच में संलग्नता ज्यादा होगी ना, वनस्पति की ए और एफ के, है ना। अरे भाई, जो चीज जितनी पास में होगी उसके बीच में दूरी कम होगी तो संलग्नता ज्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, है ना। आपकी संलग्नता ज्यादा किससे, आपका लिंकेज ज्यादा किससे, अपने माता पिता से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई बहन से, या कोई दूर का कोई रिश्तेदार जो अमेरिका के अंदर रह रहा है उससे आपकी संलग्नता ज्यादा है। संलग्नता उससे ज्यादा होगी जो करीब है, ठीक है। तो जितनी जीन्स के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, उतनी क्या होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, संलग्नता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितनी जीनों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो संलग्नता क्या होगी, कम होगी। तो संलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के जीनों के बीच की दूरी की। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अच्छा, अब लास्ट में अपने पढ़ते हैं कि संलग्नता का महत्व क्या है। संलग्नता का महत्व, देखो संलग्नता के दो महत्व हैं। एक तो संलग्नता से वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, तो प्योर लाइन्स उत्पन्न होती है ना, तो वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होते। संलग्नता का एक तो क्या, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। और दूसरा, गुणसूत्रों पर जीन्स रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम, दैट इज जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशन। गुणसूत्रों पर जीन्स रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। एंड वेरिएशंस आर नॉट डेवलप्ड। ये तो था संलग्नता, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि आगे मुझे क्रॉसिंग ओवर पढ़ाना है, तो मुझे एक चीज सहलग्नता के लिए एक खास बात पढ़ानी पड़ेगी कि भाई लिंकेज दो प्रकार की होती है। लिंकेज दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता, और एक और होती है अपूर्ण संलग्नता। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता, ये होती है कंप्लीट लिंकेज। और ये क्या चीज हुई, इनकम्प्लीट लिंकेज है। अब अपूर्ण संलग्नता क्या है, जिसमें केवल पैतृक संयोजन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही उत्पन्न होते हैं। पूर्ण संलग्नता मतलब यदि हम पूर्ण संलग्नता के कॉन्सेप्ट को मान लें
तो पूर्ण संलग्नता का तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैतृक संयोजन ही उत्पन्न होते हैं, केवल और केवल क्या उत्पन्न होते हैं, पैतृक संयोजन ही उत्पन्न होते हैं, जिसमें केवल पैतृक संयोजन ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न नहीं होते हैं। चलो, यह रेयर होती है, ये नहीं है, बहुत रेयर है, कहीं एक आधा कोई एग्जाम्पल है जहां पर कि पूर्ण संलग्नता देखने को मिलती है, बाकी नेचर के अंदर पूर्ण संलग्नता देखने को नहीं मिलती है। पूर्ण संलग्नता केवल, पूर्ण संलग्नता केवल, पूर्ण संलग्नता केवल, पूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता केवल और केवल किस में मिलती है, मेल ड्रोसोफिला में मिलती है, मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। पूर्ण संलग्नता केवल मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। रिपीटिंग, जिसमें केवल पैतृक संयोजन ही उत्पन्न होते हैं, यह रेयर है। ठीक है, नाउ अपूर्ण संलग्नता क्या होती है? रिकॉम्बिनेशंस भी उत्पन्न होते हैं, रिकॉम्बिनेट्स भी उत्पन्न होते हैं। पैतृक संयोजनों के साथ पुनर्संयोजी भी उत्पन्न होते हैं, इसको अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। यह वातावरण में कॉमन है, वातावरण में बहुत कॉमन है, ये वातावरण में बहुत कॉमन है, मतलब ये नेचर में बहुत कम होती है। नेचर में जो होती है वो क्या होती है, अपूर्ण संलग्नता। अभी आपने कपलिंग और रिपल्शन का प्रयोग पढ़ा था, उसमें भी तो आपने देखा था कि भले ही पैतृक संयोजन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन रिकॉम्बिनेशंस आ तो रहे थे, भले ही 1:1 ही आ रहा था, लेकिन आ तो रहे थे। तो पैतृक संयोजन के साथ पुनर्संयोजी भी उत्पन्न होते हैं, तो ये वातावरण में बहुत कॉमन है। याद रखना, रिकॉम्बिनेशंस के उत्पन्न होने का मूल कारण, रिकॉम्बिनेशंस के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। रिकॉम्बिनेशंस यानी कि पुनर्संयोजन, नए संयोजन के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है भाई, क्रॉसिंग ओवर है। मतलब एक तरीके से अपूर्ण संलग्नता ही, वास्तव में अपूर्ण संलग्नता में ही आपको क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलती है। अपूर्ण संलग्नता में पैतृक संयोजन मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको संलग्नता तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ के साथ रिकॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलेंगे, क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा दैट इज क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय, मैंने क्या कह दिया है, रिकॉम्बिनेंट्स के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या, क्रॉसिंग ओवर, और पैतृक संयोजनों के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या, संलग्नता। तो क्रॉसिंग ओवर, जो ये जीन विनिमय है, क्रॉसिंग ओवर, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स इज क्रॉसिंग ओवर। सबसे आसान डेफिनेशन, संलग्न जीनों का पृथक होना। जब तक संलग्न जीन साथ में है तो उनकी वंशागति साथ साथ हो रही है, अलग हो जाए तो जीन विनिमय होगा। तो संलग्न जीनों का पृथक होना ही जीन विनिमय है। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये जो जीन विनिमय होता है, आपको याद हो तो मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था,
उस सेल डिवीजन के अंदर, वो मियोसिस के अंदर, पैकाइटिन स्टेज के अंदर, वहाँ पर मैं पूरा क्रॉसिंग ओवर पढ़ा चुका हूँ, याद हो आपको तो। वहाँ से यदि आप जोड़ोगे तो चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पर लिंक बैठ पाएगी। तो जीन विनिमय है ना, संलग्न जीन्स का पृथक होना ही जीन विनिमय, सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स इज क्रॉसिंग ओवर। तो जीन विनिमय किसके बीच में होता है? तो पहली बात तो जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है, याद है ना, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। चलो, जीन विनिमय मियोसिस फर्स्ट की एक स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की एक सब स्टेज पैकाइटिन। जीन विनिमय पैकाइटिन में होता है, वह अगली जो अवस्था होती है वह डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है उसे कायस्मेटा कहते हैं, है ना। जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? कायस्मेटा। अभी डायग्राम में बताऊंगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अच्छा, जीन विनिमय में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का उपयोग होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का उपयोग होता है जीन विनिमय में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का उपयोग होता है जीन विनिमय में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का उपयोग होता है। जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? कायस्मेटा कहते हैं। जीन विनिमय पैकाइटिन अवस्था में होता है, डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। यह समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। अच्छा, कैसे होता है? तो आप सब जानते होंगे कि पैकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोम के मध्य आकर्षण बल चरम पर होते हैं, जिससे वे एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, जिससे वे एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं? चरम पर होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं। इस कारण क्रोमोसोम के मध्य तनाव बढ़ता है व गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं कुछ स्थानों से टूट जाते हैं व क्रोमोसोम के मध्य तनाव बढ़ता है, वह गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं, वह दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं। इसे ब्रेकेज एंड रीयूनियन कहते हैं। ये मैंने आपको जब सेल डिवीजन पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि पैकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोम के मध्य आकर्षण बल चरम पे होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं। जैसे दो कॉपर के तारों को लो, आप एक दूसरे के ऊपर घनिष्ठता से उनको लपेट दो
तो क्या होगा, गुणसूत्रों के बीच में तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो कुछ स्थान से टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो दूसरों के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर ये एक समजात गुणसूत्र है, समझना भाई। ठीक है, और ये दूसरा समजात गुणसूत्र है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं येलो ले लेता हूँ अंदर से। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये देखो, जिस स्थान के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको अपने क्या कहते हैं, काइज़मेटा। ये देखो, अभी क्रॉसिंग ओवर करवाऊंगा पूरी। राइट, अब ये जब सेपरेट हो जाएंगे तो कैसी स्थिति नजर आएगी वो आप देखिए। सेपरेट हो जाएंगे, जब सेपरेट होंगे तब कैसे नजर आएंगे, जब ये सब सेपरेट हो जाएंगे तब। शायद बात आपके कुछ समझ में आई होगी। ये देखो, जब सेपरेट हो जाते हैं तो कैसे नजर आते हैं। मतलब समझ में आया, इधर का टुकड़ा टूट के इधर लग गया, इधर का टुकड़ा टूट के इधर लग गया, इधर का टुकड़ा टूट के इधर लग गया, इधर का इधर। तो बताओ चलिए, से जीन में हो गया कि नहीं हो गया। अरे क्रोमोसोम के खंड टूटकर इधर से इधर लगेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती है वो भी तो सेपरेट होगी, वो भी तो सेपरेट होगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर से हमेशा क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये चीज़ क्लियर कर लो, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखो, उन्होंने एक ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग्स ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था किसने, टीएच मॉर्गन ने। उन्होंने क्या किया, ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स को लिया ऐसे, एंड क्रॉस किया किसके साथ, ब्लैक बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स लिए। राइट, ड्रोसोफिला के ऊपर ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट किया था टीएच मॉर्गन ने, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये पेरेंट्स लिए, गैमेट बनाओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, क्रॉस किया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी।
नाम क्या आएगा? ग्रे बॉडी। बी किसके लिए था? ग्रे बॉडी। और वी किसके लिए होता है? लॉन्ग विंग्स। अब क्या कर दो? टेस्ट क्रॉस कर दिया, ये टेस्ट क्रॉस कर दिया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दिया F1 जनरेशन को, तो F2 जनरेशन आएगी। ये निकालो, इसके गेमिट बनाओ। ठीक है, क्रॉस करते हैं। ये हो गया क्रॉसिंग। अब ये क्या है? ग्रे बॉडी, लॉन्ग विंग्स, ये ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स, ये ब्लैक बॉडी और वी किसके लिए था? लॉन्ग विंग्स। और ये स्मॉल बी किसके लिए था? लॉन्ग विंग्स। ये ब्लैक बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। स्मॉल बी किसके लिए था? ब्लैक बॉडी। और स्मॉल डब्ल्यू ये किसके लिए? वेस्टिजियल विंग। तो जो उन्होंने रेशियो निकाला वो कितना निकाला? ध्यान से देखना, मॉर्गन का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था, ये 8.5% निकाला और ये भी कितना निकाला? 8.5%। और ये निकाला 41.5% और ये निकाला 41.5%। अब ये क्या है? क्या मैंने ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग लिया था? क्या मैंने तो ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग लिया था, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। अच्छा, ये भी क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। और ये जो दोनों हो गए, ये क्या हो गए भाई? ये पैतृक संयोजन हो गए। तो क्रॉसिंग ओवर से ये बात तय है कि रिकॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, भले ही वो पैतृक संयोजनों से कम हो। ठीक है, तो इस क्रॉस के अंदर पैतृक संयोजन कितने % आएंगे? एक बात बताओ, ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग लिया था, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स लिया था, तो 41.5 और 41.5 83%। और पुनर्संयोजी 8.5 + 8.5 17%। ठीक है, तो हमेशा, लेकिन एक चीज तो याद रखनी है, पैतृक संयोजन पुनर्संयोजियों से क्या आते हैं? हमेशा ही ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना है। एक नोट डाल देते हैं, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पैतृक संयोजन पुनर्संयोजियों से ज्यादा आते हैं। तो बताओ जल्दी से, वो जो हम कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि आम से आम ही लगेगा, गुलाब से गुलाबी लगेगा, कहते हैं ना गुलाब उगाओगे तो गुलाबी लगेंगे। तो हमेशा पैतृक संयोजन पुनर्संयोजियों से क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं। इंसान की औलाद जब पैदा होती है तो इंसान जैसी दिखती है, राक्षस जैसी दिखती है? इंसान जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि पैतृक संयोजन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी तो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुना, हम ये भी तो कहते हैं कि कभी भी दो जीव जो लैंगिक जनन से उत्पन्न हो रहे हैं वो एक जैसे नहीं होते। एक जैसे क्यों नहीं? क्योंकि पुनर्संयोजन हो रहा है। अरे आप अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी क्यों नहीं हो? क्योंकि पुनर्संयोजन हो रहा है। आपकी शक्ल अपने मम्मी पापा से क्यों मिलती है? क्योंकि क्या हो रहा है? संलग्नता हो रहा है। तो हमेशा पैतृक संयोजन पुनर्संयोजन से ज्यादा आते हैं। पैतृक संयोजन का कारण क्या? संलग्नता।
और पुनर्संयोजन का कारण क्या? जीन विनिमय। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखो। 9, एक चीज याद रखना, जीन विनिमय समानुपाती होता है किसके? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। जीन विनिमय समानुपाती होता है जीन्स डिस्टेंस बिटवीन जीन के। दूरी बढ़ती है तो जीन विनिमय भी बढ़ेगा। दूरी घटेगी तो जीन विनिमय भी घटेगा। ठीक है। अच्छा, याद रखना, जीन विनिमय को ताप, एक्सरेज और रेडियम रेडिएशंस प्रभावित करते हैं। जीन विनिमय को ताप, एक्सरेज और रेडियम रेडिएशंस क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अच्छा, याद रखना, लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, संलग्नता से डिफरेंट विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो विकास के लिए आवश्यक। क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि जीन्स आर फाउंड इन लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम। गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय क्रम में पाए जाते हैं और संलग्नता के द्वारा, ये जीन विनिमय के द्वारा, जीन विनिमय के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लिंकेज मैप या संलग्न मानचित्र को बनाया जा सकता है। जीन विनिमय के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लिंकेज मैप को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया। अब एक नया नाम आया, ये लिंकेज मैप। ये क्या चीज है? तो लिंकेज मैप या जीन मैप या क्रोमोसोम मैप कहते हैं इसको। एक्चुअली यहां पर एक कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, है ना, और वो क्या है? जीन विनिमय, है ना, की आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स क्या होगी? ज्यादा होगी, तो जीन विनिमय की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन। मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग ओवर, लेस डिस्टेंस लेस क्रॉसिंग ओवर। इसका यूज हम जीन मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं।
जीन मैप का निर्माण गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जीन मैप का निर्माण गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली जीन्स के बीच की अपेक्षिक दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। टू नो द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम वी कंस्ट्रक्ट द जीन मैप। ठीक है, नाउ जीन मैप पर याद रखना 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू, मतलब एक मैप इकाई दूरी इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर। ये याद रखना है ना। और मैप यूनिट को किस में दर्शाते हैं? मैप यूनिट को सेंटीमॉर्गन में दर्शाते हैं। मैप यूनिट को सेंटीमॉर्गन में दर्शाते हैं। 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर। 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर। जैसे 10% जीन विनिमय हुआ है तो जीन को गुणसूत्र पर 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट पर रख देते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, 10% जीन विनिमय हुआ है तो जीन को गुणसूत्र पर 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट पर रख देंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यदि आप निकालना चाहते हैं, मतलब क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, या आप चाहें तो इसे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, पुनर्संयोजन आवृत्ति, इज इक्वल टू number of individuals showing recombination। मतलब समझ में आ रहा है? जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जीन जो पुनर्संयोजन दर्शाए, जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए, वापस से 2 बार बोल रहा हूं हिंदी में, जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए अपॉन कुल संततियों की संख्या इंटू 100, तो आपकी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, है ना। मान लो कि एक क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है प्लस सी डी 900 880 प्लस डी 115 और प्लस सी 105। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये पेरेंट्स है ना, और ये संततियां इस तरीके से उत्पन्न हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितनी है? मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 और 5 10, 9 10, 1 10, 18 19 और 20, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तो कितनी है? 2000 है। अब इसमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? तो ये क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है? पुनर्संयोजन है। तो क्या था फार्मूला, क्या था? जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए, तो पुनर्संयोजन 115 प्लस 105 मतलब 220। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने? 2000 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
मतलब ये 11% क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर आया, है ना। ये 11% तो क्या आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी निकाल दी ना। तो बताओ जीन को कितनी दूरी के ऊपर रखोगे, तो जीन को गुणसूत्र पर 11 सेंटीमॉर्गन यूनिट्स पर रखोगे, बस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था अपना क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट। ये क्या था, क्रॉसिंग ओवर। तो होप सो कि आप लोगों को लिंकेज का कॉन्सेप्ट और जीन विनिमय का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप और चीज़ों को अच्छे से कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।